स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टूडेंट्स, अगर आजकल आप इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है और जो हमारा फॉरेक्स बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घट रहा है। दैट इज़ द रीज़न आरबीआई बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज़ की इंडियन रुपी और ज़्यादा ना डेप्रिशिएट कर जाए, उसकी वजह से आरबीआई बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। सो वन ऑफ द स्टेप दैट आरबीआई हैज टेकन इज कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है to settle the bills, settle the which bill? Trade bills in the Indian rupees. So बस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो वेलकमिंग यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। एंड स्टूडेंट्स, वाइल सेटलिंग द बिल्स, जो आरबीआई ने अलाउ किया है कि भाई अब जो इंटरनेशनल ट्रेड बिल्स हैं दैट कुड बी सेटल्ड इन इंडियन रुपीज, सो वी नीड टू हैव अकाउंट टू सेटल द बिल। तो जो अकाउंट्स यूज होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, दोज आर नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ी होंगी, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने अक्सर इन दो वर्ड्स का जिक्र देखा होगा कि नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स विल बी यूज टू सेटल द ट्रेड बिल्स इन इंडियन रुपीज। तो ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, बस आज उसी बारे में हम जानेंगे। तो बिफोर नोइंग एज टू व्हाट नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट इज ऑल अबाउट, उससे पहले हमें एक टर्म समझने की जरूरत है विच इज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है, आइए इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। सो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये भी एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच एक्ट्स एज एन एजेंट। क्या करते हैं? दे एक्ट एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक्स हैं जो दूसरे बैंक्स के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक बैंक ए है, ए नाम का बैंक है जिसकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, उसकी कहीं पे किसी और कंट्री में कोई प्रेजेंस नहीं है। अब मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है जो इंडिया में रहते हैं और उनका अकाउंट कौन से बैंक में है? बैंक ए में। लेकिन ये जो मिस्टर एक्स हैं इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है विद मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई कहाँ रह रहे हैं? मिस्टर वाई रहते हैं यूएसए में, ठीक है। अब अगर इन दोनों को बिल सेटल करना है इंडियन रुपीज में, जो भी आरबीआई ने रिसेंटली अलाउ किया है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि एक्स शुड हैव एन अकाउंट इन बैंक बी, ठीक है ना, एक्स का अकाउंट होना चाहिए बैंक बी में जो कि कहाँ है? यूएसए में, सो दैट वाई जाके वहां मनी डिपॉजिट करा देंगे एंड द बिल इज क्लियर। या फिर दूसरा ऑप्शन, जो बैंक ए है उसकी एक ब्रांच हो कहाँ पे? उसकी एक ब्रांच हो यूएसए में, सो दैट मिस्टर वाई कुड गो टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ बैंक ए एंड डिपॉजिट द बिल एंड क्लियर द बिल। लेकिन एक थर्ड ऑप्शन भी होता है, जब बैंक ए की कोई ब्रांच ना हो दूसरी कंट्री में, तो तब ट्रांजैक्शंस किस तरीके से सेटल होते हैं? तो स्टूडेंट्स, तब पिक्चर में आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, जहां पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करता है। जैसे कि बैंक ए है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है यूएसए में। व्हाट बैंक ए कुड डू इज इट कुड एंटर इनटू कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप, इट could enter into correspondence relation with बैंक बी। अब इससे क्या मतलब हुआ? वो बैंक बी को बोल सकता है कि जितनी भी मेरी से रिलेटेड पेमेंट है इन यूएसए, यू विल एक्ट एज माई कॉरेस्पॉन्डेंट, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करोगे एंड ऑल द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी यू विल कलेक्ट। तो जब वाई डिपॉजिट कराने जाएंगे, वाई को पैसे कौन से अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं? आइडली ही हैज टू डिपॉजिट मनी इन बैंक ए, बट मिस्टर वाई कहाँ जाएंगे? बैंक कौन से बैंक में जाएंगे पैसे डिपॉजिट कराने? दे विल डिपॉजिट और ही विल डिपॉजिट इन दी बैंक बी, क्योंकि बैंक बी इज एक्टिंग एज व्हाट? बैंक बी एज अ प्रतिनिधि, एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहे हैं बैंक ए के लिए। सो दैट इज व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग, कि बैंक ए है जिसकी जो ब्रांच है, जिसकी प्रेजेंस है सिर्फ इंडिया में है, बट
उसका कोई एक कस्टमर है जिसको पेमेंट रिसीव करनी है यूएसए में, सो व्हाट बैंक ए विल डू, बैंक ए विल एंटर इनटू कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप with bank B, where bank B will act as a representative or a pratinidhi of bank A and will receive payment on behalf of bank A. तो बैंक बी को रिटर्न में क्या मिलेगा, बीच में फीस मिलेगी ऑब्वियसली। बैंक बी फ्री में थोड़ी काम करेगा भाई, देयर इज नो फ्री लंचेस, तो वो क्यों एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करेंगे। सो दैट इज वेयर बैंक बी विल रिसीव फीस इन रिटर्न। बैंक बी ने पेमेंट रिसीव करी थी वाई से ऑन बिहाफ ऑफ bank A, so what will bank B get in return is bank B will get fees in return. आया बात समझ? दिस इज वेरी सिंपल, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है। हम मानिए तो मेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर लो, उसमें से अपनी फीस काट लेना, मुझे भेज देना। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में ये जो पूरा सेटअप हुआ, इसमें कुछ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें किस टाइप के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें खोलने पड़ते हैं नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं? सो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू द सेम अकाउंट व्हेन सीन विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आधा ग्लास है, एक पानी का ग्लास है, उसमें आधा ग्लास ही पानी है, तो दो तरीके हैं उसको देखने की कि भाई ये ग्लास आधा भरा हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है। तो बस ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो एक नजरिया है चीजों को देखने का। किस तरीके से? नॉस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू आवर अकाउंट, हमारा अकाउंट हेल्ड विद द अदर बैंक। नॉस्ट्रो रेफर्स टू हमारा अकाउंट है जब दूसरे के पास खोला हुआ है। जब उसी अकाउंट को दूसरे के नजरिए से देखते हैं तो वो हो जाता है वॉस्ट्रो अकाउंट, बिकॉज वॉस्ट्रो मीन्स योर अकाउंट। फिर कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं पीछे से एग्जाम्पल पे जो हम यहाँ समझ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट की। नॉस्ट्रो की क्या बात करी थी? नॉस्ट्रो मतलब हमारा अकाउंट। तो जब बैंक ए अपना अकाउंट खोल रहे हैं बैंक बी में, तो बैंक ए के लिए वो क्या हो गया, क्योंकि बैंक ए का तो अपना अकाउंट है, हमारा अकाउंट है, तो बैंक ए विल ओपन अ नॉस्ट्रो अकाउंट। बैंक ए विल ओपन अ नॉस्ट्रो अकाउंट इन बैंक बी। बट अगर हम जब बैंक बी के नजरिए से देख रहे हैं तो क्या ये नॉस्ट्रो कहलाया जाएगा या वॉस्ट्रो? ये कहलाया जाएगा वॉस्ट्रो, क्योंकि वॉस्ट्रो में हमने क्या पढ़ा था? तुम्हारा अकाउंट। अकाउंट एक ही है, जैसे अकाउंट नंबर मान लीजिए XYZ12 अकाउंट है जो बैंक ए ने खुलवाया था बैंक बी में। तो जब हम बैंक ए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बैंक ए क्या खोल रहा है? नॉस्ट्रो अकाउंट बाय दी नंबर दिस। जब बैंक बी देखेगा, सो बैंक बी हैज अ वॉस्ट्रो अकाउंट, किसका? ऑफ बैंक ए बाय द नंबर XYZ12। तो एक ही अकाउंट, बट जब हम बैंक ए के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट बिकम्स अ नॉस्ट्रो, बिकॉज वो हमारा अकाउंट है। जब हम बैंक बी के नजरिए से देख रहे हैं तो वो भाई तुम्हारा अकाउंट है। किसका अकाउंट है? बैंक ए का। सो फॉर बैंक बी XYZ12 इज अ वॉस्ट्रो अकाउंट। तो बस इतनी सी स्टोरी थी। आरबीआई ने रिसेंटली जिस तरीके से अलाउ किया है टू सेटल दी इंटरनेशनल ट्रेड बिल्स विद दी हेल्प ऑफ इंडियन रुपीज, तो वहां पे दो अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही थी। कौन से वो दो अकाउंट्स है? नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे आने वाले प्रीलिम्स पेपर में? इज दी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एफिलिएशन ऑफ टर्म पूछा जाता है कि जैसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज व्हाट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज व्हाट, या नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो इज यूज्ड इन रिलेशन टू व्हाट? इट इज यूज्ड इन रिलेशन टू बैंकिंग सिस्टम या फिर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहे। एंड आई होप जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे आरबीआई की कि हाउ इट इज टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप द स्लाइड और टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, जहाँ पे उन्होंने अलाउ किया कि नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू द ट्रेडर्स कैन सेटल द बिल। तो आई थिंक अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ों को रिलेट करना, चीज़ों को समझना। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू टेल मी एंड टेक्स्ट मी कि और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Good afternoon. My name is Aman Sai and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me,
and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions, and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and I slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।